वरुण की आंखें खुलती है। वो देखता है आसपास कोई नहीं है। उसके हाथों की जंजीरें भी टूट चुकी थी। उसने घबराते हुए एक लंबी सांस ली और वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे के पास पहुंचा और वहां से बाहर निकला। सामने देखा तो कुछ लोग और पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। अच्छा हुआ पुलिस यहाँ पहले से मौजूद है, अब मैं सारी बातें उन्हें बताऊंगा। वरुण पुलिस के पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की, मगर ना ही कोई वरुण की बात सुन रहा था, ना ही कोई उसे देख रहा था। तभी वरुण की नज़र एम्बुलेंस की गाड़ी के पास रखी डेड बॉडी की तरफ गई, जो सफ़ेद रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। हवा के तेज झोंके से वो कपड़ा डेड बॉडी के चेहरे के ऊपर से हट गया और जैसे ही वरुण ने वो चेहरा देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वो डेड बॉडी तो 2 दिन पहले वरुण शाम के वक्त ऑफिस से घर लौट रहा था। वो बहुत थका हुआ था। घर आकर उसने अपने ऑफिस का बैग साइड में रखा और सोफे पर बैठ गया। तभी वरुण की मोबाइल की रिंग बजती है। वरुण मोबाइल उठाकर देखता है। देखो सीमा, मैं अभी घर पहुंचा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मैं अभी कोई बहस करना नहीं चाहता। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि अगर तुमने जल्दी अपने प्रमोशन का कुछ नहीं किया तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। प्लीज कुछ करो। ऐसा कहकर सीमा ने कॉल कट कर दिया। वरुण ने मोबाइल नीचे रखा और सोचने लगा। वरुण एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन सीमा के घर वाले अमीर थे। उन्हें पैसों वाला दामाद चाहिए था, इसलिए सीमा पैसों के लिए हमेशा वरुण पर दबाव रखती। सोफे पर कुछ देर बैठने के बाद वरुण ने टीवी ऑन किया। टीवी पर केबीसी की एडवर्टाइजिंग चल रही थी। ये केबीसी का मौका आपको भी बना सकता है करोड़पति। ऐसा हमारी किस्मत में कहा कि एक ही रात में करोड़पति बन जाएं। सब नसीब का खेल है। काश हमें भी ऐसा कोई एक मौका मिल जाए जो हमारी किस्मत के तारे चमका दे। कम से कम सीमा के घर वाले तो मान जाएं शादी के लिए। ऐसा कहकर वरुण ने चैनल चेंज किया। तभी वरुण के घर की डोरबेल बजी। वरुण ने सोचा, इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है। वरुण ने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय था। उसके हाथ में एक बॉक्स था। बॉक्स को वरुण के हाथ में देते हुए उसने कहा, कांग्रेचुलेशन सर, आप हमारे शो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति इस शो में इनवाइट किए गए हैं सर। वरुण बॉक्स को देखता रह गया। उसने जब सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद डिलीवरी बॉय चला गया होगा। यह सोचकर वरुण ने बॉक्स अंदर लिया और उसे खोलकर देखा। बॉक्स के अंदर एक गिफ्ट था और केबीसी के शो का इनविटेशन कार्ड भी था। इनविटेशन कार्ड पर स्टूडियो का एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था। वरुण को लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर उसे लगा कि शायद उसका लक अच्छा है कि उसे करोड़पति बनने का मौका मिला है। वरुण मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब वो उठा तो उसे यकीन नहीं आया कि उसे सच में केबीसी के लिए इनविटेशन आया है। उसे लगा ये उसका कोई सपना तो नहीं था। वो बेडरूम से बाहर आया तो सामने टेबल पर वही बॉक्स पड़ा हुआ था। वरुण ने इनविटेशन कार्ड उठाया और वहां जाने की तैयारी करने लगा। रात को अपनी गाड़ी लेकर उस स्टूडियो की तरफ निकला। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे स्टूडियो का एड्रेस नहीं मिल रहा था। एक जंगल के बीच आकर उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर आया। उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके मोबाइल पर सीमा का कॉल आया। सीमा, एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे केबीसी के शो में इनवाइट किया गया है। मैं अभी वहीं जा रहा हूं। अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे मम्मी पापा भी मुझे अपना लेंगे। करोड़पति दामाद जो मिलेगा उन्हें। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, कल शाम को मिलते हैं और सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर वरुण ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने स्टूडियो के एड्रेस को गूगल मैप में डाला और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में वो उस स्टूडियो के पास पहुंचा। वो गाड़ी से उतरा और स्टूडियो की तरफ बढ़ने लगा। उस जगह बहुत सन्नाटा था। ना कोई शोर, ना कोई लोग, ना कोई मीडिया। यह सब वरुण को बहुत अजीब लगा। अरे
ये क्या? मैंने तो सोचा था कि इतना बड़ा शो है तो बहुत सारे लोग होंगे, मीडिया होगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सच में मुझे इसी शो का ऑफर आया है या किसी ने मेरे साथ मजाक किया है? लेकिन उस बॉक्स में केबीसी का इनविटेशन कार्ड भी तो था। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि उसके सामने एक आदमी आ गया जिसने सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और लाल रंग की टाई पहनी थी। हेलो अरुण सर, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? सर, मेरा नाम सुजय है और मैं इस शो में गार्ड का काम करता हूँ। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। वरुण बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ अंदर चला गया। अंदर स्टूडियो में भी काफी सन्नाटा था। चारों तरफ रोशनी थी पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अरे भाई, यहाँ इतनी शांति क्यों है? कोई नजर नहीं आ रहा हम दोनों के सिवा। और तुम यहाँ पर कितने सालों से काम करते हो? सुजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने चलता रहा। वरुण को ये बातें बहुत अजीब लगी। थोड़ी देर चलने के बाद सुजय ने वरुण को एक दरवाजा दिखाया और वहां जाने के लिए इशारा किया। वरुण 2-3 कदम आगे आया और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए जैसे वरुण की सांसें थम सी गई। वो थोड़ा घबरा गया और सोचा कि इतनी जल्दी सुजय कहाँ चला गया। फिर वरुण ने गहरी सांस ली और सारी बातों को नजरअंदाज करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। वरुण ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? हेलो। तभी वरुण के ऊपर एक फ्लैश लगी। हेलो मिस्टर वरुण, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए आइए। वरुण ने स्टूडियो के बीच में चेयर पर बैठे एक इंसान को देखा जो पीठ के बल बैठा था। वरुण उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। वरुण जैसे ही स्टूडियो के बीच पहुंचा बाकी की सारी लाइट्स ऑन हो गई। आसपास कुछ लोग भी बैठे नजर आए। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। एक कैमरामैन भी था जो कैमरा की ओर आंख जमाए बैठा था। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा शो इतना पसंद आएगा कि आप यहां से वापस नहीं जाएंगे। हाँ, शो तो आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर तो अब हम ये शो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर उसने वरुण को बैठने के लिए कहा और गेम के रूल्स बताने लगा। इस शो में आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप ये गेम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये गेम कौन खेलेगा ये सिर्फ मैं चुनता हूँ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसका इस तरह से बात करना वरुण के दिल में डर बढ़ा रहा था। फिर भी पैसों के लिए वरुण जैसे तैसे मान गया। उसने आसपास बैठे लोगों को देखा। सब लोग चुपचाप बैठे थे। ना कोई किसी से बात कर रहा था, ना कोई हलचल। गेम शुरू हुआ। कैमरामैन ने कैमरा वरुण और एंकर की ओर घुमाया और खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछना शुरू किया। सो मिस्टर वरुण, बताइए, इन 4 जगहों में से कौन सी जगह भूतिया खंडहर के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 भानगढ़ किला, ऑप्शन 2 कुलधरा गांव, ऑप्शन 3 नाहरगढ़ किला, ऑप्शन 4 ये सब ऑप्शन सही है। वरुण ने सोचकर बताया कि सारे ऑप्शन सही हैं। एंकर ने पूछा, क्या हम जवाब को लॉक करें? वरुण ने हाँ में सर हिलाया। वरुण का जवाब सही था। एंकर हंसते हुए बोला। वरुण बहुत खुश हुआ और कम से कम खेल की शुरुआत तो हुई। इसी तरह से खेल आगे बढ़ता चला गया और वरुण सारे सवालों के जवाब सही देता और पैसे जीतता रहा। खेलते खेलते वरुण 25 लाख के सवाल पर आ पहुंचा। वो मन ही मन सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यही सोच रहा था। तभी एंकर ने वरुण से पूछा कि क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? वरुण ने ज्यादा पैसों की लालच में हाँ बोल दिया। एंकर ने कहा कि आगे आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल आपकी जिंदगी और मौत को तय करेगी। ये सुनकर वरुण बौखला गया। जिंदगी और मौत तय करेंगे मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर वरुण डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डर कर वहां से भाग जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि उसके हाथ और पैर कुर्सी से लगी जंजीर से बंधे हुए हैं।
मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खेल नहीं खेलना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वरुण को अब समझ आ गया था कि वह जिंदगी और मौत के घेरे में फंसा हुआ है। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और खेलने के लिए तैयार हो गया। खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछा, जिंदगी क्या है? ऑप्शन ए, अपनी मर्जी से जीना। ऑप्शन बी, दूसरों के लिए जीना। ऑप्शन सी, किसी और के हिसाब से जीना। ऑप्शन डी, जन्म से लेकर मौत तक का सफर। वरुण ने एंकर की तरफ देखा, फिर स्क्रीन को देखते हुए डरते हुए बोला, ऑप्शन डी। वरुण के जवाब देते ही स्क्रीन पर डी ऑप्शन पर ग्रीन कलर दिखाई दिया तो वरुण ने गहरी सांस ली। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान चाहकर भी टाल नहीं सकता? ऑप्शन ए, जन्म। ऑप्शन बी, हादसे। ऑप्शन सी, भाग्य का लिखा। ऑप्शन डी, मौत। वरुण ने जवाब दिया डी, यानी मौत। वरुण का जवाब फिर सही था। जवाब सुन एंकर फिर जोर जोर से हंसने लगा। अब वो वरुण को आखिरी सवाल का जवाब देना था। वरुण को लगा अगर वो आखिरी जवाब सही देगा तो इस मौत के खेल से छूट जाएगा। एंकर ने सवाल पूछा, वरुण मिश्रा, यानी आपकी मौत कब होगी? सवाल सुन वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से उसकी सांसें रुक सी गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो 4 ऑप्शन थे। 30 सितंबर 2033, 30 सितंबर 2043, 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2053। उसने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यानी डी बताया। तभी एंकर जोर जोर से हंसने लगा। वरुण उसका हंसते हुए चेहरे को देखकर डर गया और जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा तो वो डर से देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका जवाब गलत था और ग्रीन कलर आज की तारीख यानी 30 सितंबर 2023 पर था। और वरुण ने जैसे ही सामने देखा तो सामने का नज़ारा बिल्कुल बदल गया था। वरुण के सामने बैठे आदमी की आंखें लाल हो गई थी और आंखों के घेरे में चारों तरफ गहरे घाव थे। आसपास बैठे सारे लोगों की और कैमरामैन की आंखें भी लाल हो गई। वरुण कुछ सोच और समझ पाता उससे पहले ही सामने बैठे एंकर ने हवा में उड़ते हुए वरुण के ऊपर छलांग लगाई। वरुण को कल रात की सारी बातें याद आ गई थी। वो जान चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है और वो भी अब बाकी सब आत्मा की तरह एक भटकती आत्मा बन गया है। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। पिछले 1 साल से हर महीने इस स्टूडियो में किसी न किसी की मौत होती है। वरुण की मौत का राज तो पता चल गया, लेकिन केबीसी के इस खेल का राज अभी भी राज ही है। और दोस्तों, क्या टॉक शॉक हो रही है? कुछ नहीं, शैतान को ही याद किया था कि तू आ गया। वैसे अच्छा हुआ तू आ गया। चल दारू पिला। अबे दारू छोड़ दी हमने। वैसे भी दारू पीना बुरी बात होती है। दारू पीने से लीवर सड़ जाता है और एक बार जो लीवर खराब हो गया तो तेरी टाएं टाएं फीस ही समझो। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, आज से मेरा भी दारू बंद। अबे चल झूठे मक्कार आदमी, तू कल फिर बदल जाएगा। अरे यार कसम से नहीं बदलूंगा मैं। ऐसा है तो चल फिर तू कसम खा ही ले कि आज के बाद कभी भी दारू नहीं पिएगा। तेरी कसम नहीं पीऊंगा। अबे मेरी कसम खाकर मुझे मारना चाहता है क्या? तू लिच्चड़ ही रहेगा। अच्छा चल, तेरी ना मेरी दादी की कसम। तेरी दादी कब की लुढ़क चुकी है, सबको पता है। तो ठीक है, नानी की कसम। तेरी नानी कौन सी जिंदा है बे? अबे यार तुम लोग भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो। चल मेरी कसम। खुद की कसम खाने की जरूरत नहीं है, किसी ब्लैक या व्हाइट डॉगी की कसम खा ले। ब्लैक एंड व्हाइट डॉगी की कसम। यार विवेक, बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बंदा सच में कम हो गया है। चल अब जल्दी से 3 पैक बना ले। अबे ये क्या है, कैसा पैक? अबे हमारे पास केवल 1 बोतल दारू है। 1 बोतल दारू बंदे 4। ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। तो तेरी कुर्बानी ले ली गई है। अबे
भाड़ में गई ऐसी कुर्बानी, भाड़ में गया ब्लैक एंड व्हाइट डॉगी। मेरा भी पैक बनाओ बस। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब बोलो कहाँ चलना है? हम मेरे मामा के बंगलो चल रहे हैं, चाबी साथ लाया हूँ। अबे ओ पागल, खुद भी मरेगा दूसरों को भी मारेगा। हाँ तो क्या बोल रहा था तू बुड्ढे? ओ बुड्ढे बोल, अब क्या बोल रहा था? तुम लोगों ने मेरी रोजी रोटी का नुकसान किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो तुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। जो बच गया है उठा और निकल, और आगे से ध्यान रखना, अपनी औकात से बाहर जाकर हम जैसे अमीरों से पंगा लेने की कभी भी कोशिश मत करना। हम तो सोचे थे कि बोलने में तेरी घिग्गी बन जाती है, पर तू तो तेज धार जुबान वाला है। ये लोग ऐसे ही जुबान समझते हैं, आज के बाद हम जैसों से कभी नहीं उलझेगा। तुम अमीर लोगों ने आज एक गरीब को दर्द दिया है, अब परमात्मा तुम लोगों को सबक सिखाएगा। तुम लोग बॉक्स लेकर आओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तो दोस्तों ड्रिंक पार्टी शुरू करें, बॉक्स खोलें। आशीष चखना कहाँ रखा है? ओह शिट, सॉरी यार, मैं चखना लाना तो भूल ही गया। तेरा हर बार का यही रोना है। कोई ना, भूल चूक हो जाती है। विवेक तू म्यूजिक चालू कर, मैं चखना ऑर्डर करता हूँ। लेकिन इतनी रात को चखना कौन लेकर देगा? पिज्ज़ा वाला, एक वही है जो इतनी रात को चखना ला सकता है। हेलो पिज्ज़ा हब। यस सर, बोलिए। जी मुझे क्रॉस रोड बंगलो नंबर 8 में एक पिज्ज़ा चाहिए। ओके सर, आपका ऑर्डर 15 मिनट में मिल जाएगा। सर क्या आप मेरी डिलीवरी बॉय से बात करवा सकते हैं? जी श्योर। दिनेश लाइन पर आओ। यस सर, मेरा नाम दिनेश है। कहिए। दिनेश मेरे भाई, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो पिज्ज़ा तू हमारे लिए लेकर आने वाला है ना, वो चाहे तू ही खा लेना, पर तू बस हमारे लिए चखना का अरेंजमेंट कर दे। उसके पैसे ले जाना, अलग से 500 की टिप भी ले जाना। ओके सर। अबे यार, ये क्या हो रहा है? बिना पिए ही घर कैसे हिलने लग गया? कहीं इस घर में भूत तो नहीं? भूत नहीं, भूकंप आया है। देखना कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना भूकंप है। देखो सब ठीक हो गया है ना। लगता है चखना वाला आ गया, मैं देखता हूँ। सर आपने चखना और पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, ये लीजिए बिल। अरे काहे का बिल? छोड़ो 2-4 रुपए को यार, 500 का पिज्ज़ा है, तुम खा लो। सर क्यों गरीब से मजाक कर रहे हैं? पिज़्ज़ा और चखना मिलाकर टोटल 800 रुपये हुए। आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे और डिलीवरी करनी है। तो फिर जाओ ना, रोका किसने है? सर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। क्या पैसा लगा रखा है रे तू? हाँ, जिस शॉप से तू पिज्ज़ा लेकर आया ना, उस शॉप को मैं ये खड़े खड़े खरीद सकता हूँ और रातों रात 100 दुकान खड़ी कर सकता हूँ। क्या समझा? सर आपको जो खरीदना है खरीद लीजिए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन फिलहाल 800 रुपये दे दीजिए। तुझे 800 रुपए चाहिए? आजा अंदर, मैं देता हूँ। बचाओ बचाओ। तुझे तो हम बाहर, तू अंदर कैसे आया?
बदला लेने आया हूँ। पहचाना नहीं? नकुल। नकुल, हाँ मैं। लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ, मर चुका हूँ, लेकिन मेरे मरने का कारण तो तुम चारों अमीर बिगड़ैल घमंडी लड़के ही थे। उस दिन भी तुम लोगों ने मेरे साथ वही किया था जो आज किया। याद है ना तुम सबको कि भूल गए? बचाओ। हमें माफ कर दो नकुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भी उस दिन बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे, इसलिए आज मैं तुम लोगों की नहीं सुनूंगा। बचाओ। 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 तुम लोग कितना भी चिल्लाओ, गला फाड़ लो, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि आज तुम चारों घमंडी लोगों की मौत निश्चित है। परमात्मा ने इंसाफ कर दिया। बचाओ। 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 ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था, जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहाँ के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहाँ तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज़ भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना, तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत। अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे।
हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहां वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा, इतनी गुस्ताखी। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया, राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई, भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया। रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। मुझे पता है, नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी। हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से
खून निकलने लगा और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत।